हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास के साइंस के चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और ये होगा पार्ट 2, क्योंकि हमने पार्ट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से न्यूलैंड का स्टोक सिद्धांत है ना, और डे ब्रायनर का त्रिक नियम हमने पढ़ लिया था, राइट। और इसमें हम पढ़ने वाले मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो होगा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, तो इसको ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में लिखें और इसकी सीमाएं यानी कि त्रुटियां या फिर कह सकते कमियां भी लिखें, राइट। तो दोस्तों ये है मेंडलीफ, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1834 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1907 ईस्वी में, राइट। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि 1869 में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन्होंने खूब अध्ययन किया, नियमबद्ध अध्ययन किया, है ना। और एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ का आवर्त सारणी नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार, ठीक है, मेन हमारा नियम यहाँ से चालू होता है कि तत्वों के रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि तत्वों के रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। मेंडलीफ जो है ना परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और आधुनिक आवर्त सारणी जो आपको बताऊंगा वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो तत्वों के रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नियमित अंतराल पर समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। जैसे न्यूलैंड्स ने किया था ना, जस्ट उसी के प्रकार है, लेकिन न्यूलैंड्स के समय उतने तत्व मौजूद नहीं थे और उनके गुण आगे चल के जो है नियम जो थे फेल हो गए। तो इसलिए मेंडलीफ ने एक अपना आवर्त सारणी बनाया और उन्होंने कहा कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाए तो नियमित अंतराल पर समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। अभी हम सारणी देखेंगे और मैं 1 बाय 1 सब चीज़ समझाऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। और इसको क्वेश्चन आप अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर भी नोट कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। फिलहाल में अभी आप ध्यान से देखो। तो दोस्तों इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, ठीक है, खड़े स्तंभ होते हैं, ठीक है, इस तरीके के। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया समूह, ठीक है। और 6 क्षैतिज पंक्तियाँ थी, यानी इस तरीके की पंक्तियाँ थी जिन्हें क्या कहा गया, आवर्त, राइट। अब बात आती है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी आने से क्या हुआ कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा होती है, ठीक है। तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिलती है, समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक ही स्थान मिल गया है, ठीक है। और अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। इनको मालूम था कि आने वाले टाइम में अज्ञात तत्व प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया, जैसे स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, राइट। तो दोस्तों अब आते हैं इनके सारणी के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या है कैसे है। दोस्तों ये इनका सारणी है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो है 8, क्या ये वर्ग यानी इसको समूह कह सकते हो, और ये जो है आवर्त है, ये सारे आवर्त होते हैं, 6 आवर्त है, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सीमाएं या दोष क्या थी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था ना कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की, ठीक है। समस्थानिक का मतलब आपको मालूम होगा, है ना, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं कि एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि उनके परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे सोडियम के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के हैं, है ना। तो इसकी स्थिति इन्होंने स्पष्ट नहीं की। इसके अलावा हाइड्रोजन का उचित स्थान जो है ना प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी परमाणु भार जो होती है ना आने वाले अगले तत्वों से अधिक होती है, लेकिन उसको पहले रख दिया गया। तो इस वजह से इनकी जो आवर्त सारणी है ना वो फेल हो गए, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से रखा था पहले आवर्त में, पहले वर्ग में हाइड्रोजन को, फिर इनके टाइम में क्योंकि अक्रिय गैस प्राप्त नहीं थे इसलिए इन्होंने खाली जगह छोड़ दिया, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरीके से इन्होंने संयोज किया। तो इनको डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवर्त सारणी से जो क्वेश्चन आता है ना मेंडलीफ से सिर्फ इतना ही आएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में लिखिए और इनकी सीमाएं लिखें, ठीक है। बाकी आवर्त सारणी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आधुनिक आवर्त सारणी से आएगा, जो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम लिखें, VVI है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। और ये हमारे
आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता, जिसको हम मोसले कहते हैं। काफ़ी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में और 1915 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आप समझ सकते हो। तो अब इसमें क्या लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, सन 1913 ईस्वी में मोसले ने तत्वों के अध्ययन के आधार पर यह बताया कि परमाणु संख्या ही किसी तत्व का मौलिक गुण है, न कि परमाणु भार। यानी इन्होंने परमाणु संख्या को ओके किया, कहा कि नहीं भाई, अगर आपको आवर्त सारणी बनाना है तो परमाणु संख्या के आधार पर बना, आपको बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने जो नियम दिया वो आधुनिक आवर्त सारणी नियम कहलाया, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी इसी परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यही बात ध्यान रखना, जो मेंडलीफ ने कहा था, उन्होंने कहा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, और इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में इन्होंने कहा, क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, ये अंतर में आता है कि मेंडलीफ के आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, तो इस बात को ध्यान रखना। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, ठीक है। इस सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त बनाए गए हैं, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं क्या है कि इस सारणी में विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अक्रिय गैसों को भी उचित स्थान दिया गया है, राइट, क्योंकि इनके टाइम में अक्रिय गैस जो है आविष्कार हो चुके थे, इसलिए इन्होंने अक्रिय गैस को भी उचित स्थान दे दिया, ठीक है। अब पढ़ते ही इनके बारे में नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार होता है, कैसा होता है। तो ये है दोस्तों आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब किस प्रकार से इसमें समायोजित किया जाता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से समझना, ठीक है, ताकि पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल एक सोडियम लिया है जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 1 है ना, 2, 8, 10 और 1, 11। आपको मालूम होगा कि अष्टक पूरा होना चाहिए, जैसे अष्टक पूरा होगा तो अगले आवर्त में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1, 2, 3 यानी कि 3 कोष तीसरे कोष में, ठीक है। आपको मालूम होगा किस तरीके से इसको 9th क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। पहले कोष में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद अगले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इस तरीके से अष्टक पूरा करते हुए अगले आवर्त में पहुंचते हैं। तो सोडियम को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 1 होगा। अब क्योंकि ये 3, ठीक है, तीसरे कोष में जा रहा है, इसलिए कौन से आवर्त में होगा, तीसरे आवर्त में। देख सकते हो आप, ये तीसरे आवर्त में। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 है, तो इसलिए कौन से ग्रुप में आया, पहले ग्रुप में। ध्यान आ रहा है ना। सोडियम को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 1, 11 है ना, 2, 8, 1 करेंगे, क्योंकि ये तीसरे कोष में जा रहे हैं इसलिए तीसरे आवर्त में जाएगा। और क्योंकि ये हमारा बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए पहले ग्रुप में जाएगा, यानी कि पहले वर्ग में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम के परमाणु संख्या 20, तो इसको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 2, 8, 8, 2, ठीक है। 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है परमाणु संख्या के बराबर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, तो करना होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कितने यहाँ पर कोष हो गए, 1, 2, 3 और 4। चौथे कोष में देखो, क्या चौथे पीरियड में यहाँ पर चौथे आवर्त में कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर है कैल्शियम, ठीक है। और दूसरी बात कि बाहरी कक्षा में कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो देखो 1, 2 दूसरे ग्रुप में है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित किया, राइट। और अलग से इन्होंने लेंथनोइड सीरीज और एंटीनोइड सीरीज भी इन्होंने तैयार किया, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है ना, इसको अच्छे से बैक करके एक बार समझ लेना। बहुत आसान तरीके से आप किसी भी तत्व के परमाणु संख्या अगर मालूम हो तो उसके स्थान बता सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में उसका स्थान कहाँ पे है, कौन से आवर्त में है और कौन से वर्ग में है, ठीक है। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया गया, ठीक है। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लिखोगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर क्रम में सजाने से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बहुत से दोष दूर हो गए, है ना।
क्योंकि मेंडलीफ ने किस तरीके से सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार से रखा गया है, परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, देखो जितने हमने पढ़ा ना, जैसे मेंडलीफ पढ़ा है, न्यूलैंड्स पढ़ा है, इसके अलावा हमने डे ब्रुइनर पढ़ा है, तो सबके साइंटिस्ट के नाम के पर ही ये नियम बना हुआ है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं आ रहा, तो इसको ध्यान रखना, ये भूल जाते हैं लोग, तो इसको अच्छे से याद रखना कि इसको मोसले ने दिया था। ठीक है, मोसले के कहने के अनुसार ही आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। राइट, तो चलिए देखते हैं कि जब आधुनिक आवर्त सारणी आया तो अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आर्गन होता है और पोटेशियम, तो इसमें आर्गन को ठीक है पहले रखा गया है। ठीक है 18, उसके बाद पोटेशियम को अगले आवर्त में रखा गया है ना। तो इस तरीके से क्योंकि इनके परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है ना। ठीक है, जबकि इनके परमाणु भार तो आर्गन का पोटेशियम से अधिक होता है, तो एक प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई। ठीक है, दूसरी बात कि हाइड्रोजन की स्थान भी निश्चित किया गया है ना, देख सकते हो हाइड्रोजन को पहले वर्ग के पहले आवर्त में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। जैसे हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सोडियम के, कोई भी ले लो, कोई भी तत्व के समस्थानिक की परमाणु संख्या तो समान होती है। समस्थानिक का यही परिभाषा होता है ना कि उनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। राइट, तो परमाणु संख्या समान होगा और परमाणु संख्या के आधार पर रखा ही गया है, तो एक ही आवर्त एक ही वर्ग में रखा जाएगा, है ना। तो अतः इन्हें आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में रखा जाना उचित है। इसके बाद अक्रिय गैस, क्योंकि पहले अक्रिय गैस नहीं थे, अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस जैसे हीलियम, आर्गन इत्यादि का विस्थान सुनिश्चित किया गया। कहाँ पे, ये 18वें वर्ग में। ठीक है, लास्ट में ये सारे अक्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना, ये सारे क्या अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस इसलिए है क्योंकि इनके अष्टक पूरा हो जाते हैं। ठीक है, ये कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, यानी कि न के बराबर अभिक्रियाशील ये तत्व होते हैं, इसलिए इनको अक्रिय या फिर उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता के और अच्छे से उसमें समझा दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त क्या है, इनकी संख्या बताएं। तो आप देखोगे ना इस पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न में, कि जो दूसरा आवर्त है ना, दूसरा और तीसरा, इसमें कितने टोटोन है, टोटल 8 टोन है, दूसरे में भी और तीसरे में भी। ठीक है, इसके बाद जितने भी तत्व हैं, जितने भी आवर्त है उसमें सब में टोटल 18 दे रखे हैं ना। तो इसी आधार पर ही क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घावर्त क्या है। तो लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं, इसलिए इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है और इनकी संख्या 2 है, 2 ही है ना। देखो ये रहे, एक ये वाला दूसरा आवर्त और एक तीसरा आवर्त। ठीक है, तो इसको लघु आवर्त कहा जाता है। इसके बाद दीर्घ आवर्त कौन होता है, जबकि चतुर्थ या इसके बाद के सभी आवर्तों में 18 तत्व हैं जिन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, देख सकते हो 4, 5, 6, 7, इस सब में 18 तत्व भरे पड़े हैं। ठीक है, इसलिए 4 क्या हो गए, दीर्घ, और ये 2 क्या हो गए, लघु। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको जानकारी लेनी है कि जो लैंथेनॉइड, ठीक है, आप इस आवर्त सारणी में देख सकते हो, ये लैंथेनॉइड है और एक्टिनॉइड है। तो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड के बारे में कुछ समझ लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस पे या फिर आपको नॉलेज बेस पे। तो दोस्तों लैंथेनॉइड वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f, ठीक है, SPDF है, पढ़े हो ना 9th क्लास में, याद तो होगा ही ना। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो 9th क्लास के जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षा में प्रवेश करता है, ऐसे तत्व को लैंथेनॉइड श्रेणी में के तत्व कहे जाते हैं, और जो 5f कक्षा में प्रवेश करता है उसको एक्टेनॉइड। अब लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड क्यों पढ़ा, क्योंकि ये तत्व लैंथेनम, ठीक है, La57 के तुरंत बाद आते हैं। ठीक है, आप देखोगे ना ये सारे, यहाँ देखोगे 57 के बाद देखो 58 कहाँ पे आ गए, यहाँ पर। तो La के तुरंत बाद, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि लैंथेनम के बाद तुरंत बाद आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व या फिर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, इनकी कुल संख्या 15 है, जो कि 57 से लेकर 71 तक है। राइट, और एक्टिनॉइड क्या होते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5a कक्षा में प्रवेश करता है, तो ऐसे तत्व को एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और ये तत्व एक्टिनियम, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो AC, जिसको एक्टिनियम कहा जाता है, 89 है। इसके बाद ये थोरियम आता है ना 90, तो 90 से लेकर, है ना, एक्टिनियम के तुरंत बाद आते हैं, इसी कारण से इन्हें एक्टिनॉइड कहा जाता है।
और इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। और इनकी संख्या भी कितनी है, 15। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ही आपको मैंने पिक्चर दे रखा है, वैसे उसमें आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। यहाँ पे भी देख सकते हो कि 57 के बाद में, ठीक है, 57 से लेकर 71 तक यहाँ पर लैंथेनॉइड, और बाकी 90 से लेकर यानी 89 के बाद में 103 तक जो है ये टोटल कौन से हैं, एक्टिनॉइड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न तो आपके एग्जाम के लिए VVI है, इसको तो 100% लिख के रख लेना, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन देखो इस प्रकार से होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो आप लिखोगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अंतर है। क्या क्या अंतर है, तो टेबल बना लेना। टेबल में एक तरफ लिखना कि इसमें ज्ञात 63 तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। अब 63 तत्वों को क्यों भाई, क्योंकि मेंडलीव के समय इतने ही तत्व ही ज्ञात थे, है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी जब बनाया गया तो कुल 118 तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक, ये ध्यान रखना, ठीक है, परमाणु क्रमांक और ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे कि इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग कहा जाता है, जबकि इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग कहते हैं, और 7 आवर्त है। तीसरा आप अंतर लिखोगे, इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं मिल सका क्योंकि समस्थानिक के परमाणु संख्या समान होते हैं, जबकि इन्होंने तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था, राइट। तो एक ही तत्व के समस्थानिक अलग अलग स्थान पे रह गए, तो ये तो गलत हो गया। और इन्होंने क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था, इसलिए समस्थानिकों को उचित स्थान मिल पाया। चौथा लिखोगे, उत्कृष्ट गैसों की सारणी में नहीं दर्शाया गया था क्योंकि इनके टाइम में उत्कृष्ट गैस थे ही नहीं, मतलब खोज ही नहीं हुआ था, थे लेकिन खोज ही नहीं हुआ था। और इनके टाइम में जो है आधुनिक आवर्त सारणी के टाइम में उत्कृष्ट गैसों की खोज हो चुकी थी, इसलिए उनको सारणी के वर्ग 18 में अंतिम में देखोगे ना आवर्त सारणी में, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडोन, ठीक है, इनको रखा गया, राइट। इसके अलावा हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं प्राप्त था। मेंडलीव ने क्या किया, हाइड्रोजन को सही तरीके से नहीं बढ़ा पाया, यानी कि इसको सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान दिया गया, सबसे ऊपर रखा गया पहले वर्ग के पहले आवर्त में, राइट। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। आपको 100% बता रहा हूँ कि ये आज के वीडियो से ही एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में पक्के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और बाकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल बेस पे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।